तो देखो, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर। अब हमें पता है कि भाई हम लोगों ने अब तक सेल के बारे में पढ़ा कि सेल क्या क्या होता है, सेल के बाहर सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, किस चीज से मिलकर बनी होती है। सेल मेम्ब्रेन को कौन सा मॉडल एक्सप्लेन करता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। कौन से साइंटिस्ट ने दिया था ये? सिंगर एंड निकोलसन। कौन से ईयर में दिया था? कौन से ईयर में दिया? 1972। 1972 में ईयर दिया था। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट कौन से ईयर में किया था? 1928। 1928 में किया था। फिर उसका बायोकेमिकल एनालिसिस किस कौन से ईयर में हुआ था? 33 से 44 में। एंड हार्शेन एक्सपेरिमेंट 1953। और रुडोल्फ वर्च्यू ने हमारा सेल थ्योरी को कब मॉडिफाई किया था? 1855 में किया था। और हमारा न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने कौन से ईयर में डिस्कवर किया था? ये सारे ईयर्स लिख रहे हो ना एक जगह पे? यस मैम। और 1831 में। 1831 में। और राइबोसोम कौन से साइंटिस्ट ने कौन से ईयर में डिस्कवर किया था? जॉर्ज पैलेडी। जॉर्ज पैलेड ने। कौन से ईयर में? कौन से ईयर? ईयर नहीं था उसमें एनसीईआरटी में? फिर एटलीस्ट एनसीईआरटी बुक ओपन कर रखी होगी ना, एनसीईआरटी से देख के बताओ। 1953। और 1953 में एक और काम हुआ है, कौन सा? चेज एक्सपेरिमेंट। आर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट। तो याद रखना, आर्शियन चेज एक्सपेरिमेंट और राइबोसोम सेम टाइम पे डिस्कवर हुए थे। ठीक है, सारे ईयर जब एक जगह पे लिख लोगे ना, बहुत सारे रिलेशन उनके अंदर बन जाएंगे एंड उन रिलेशन से याद रखना इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि थ्योरी सबको याद रहेगी, टर्म सबको याद रहेंगे। बोलते हैं हम लोग ईयर साइंटिस्ट के ने, इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन हम लोगों को क्रिएट होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में जैसे लास्ट टॉपिक आप लोगों ने वहां पे पढ़ा था क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स क्या होता है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर सबने पढ़ रखा है ना? यस मैम। यस मैम। यस। हम लोगों ने देखा था कि भाई जो डीएनए होता है हमारे पास, वो 2.2 मीटर लेंथ होती है डीएनए की। ठीक है, डीएनए की इनिशियली हमने क्या कंसीडर किया था, डीएनए के अंदर कितने बेस पेयर्स होते हैं? 6.6 या फिर 6 सिर्फ? 10 टू द पावर 9 बेस पेयर। लेकिन फिर हम लोगों ने जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देखा, उसमें कितना पता चला था कि हमारा डीएनए के पास कितने बेस पेयर्स है? 3000 इंटू 10 टू द पावर 9। ये हमें पता चला था। 2.2 मीटर के डीएनए को हमें न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है। न्यूक्लियस का साइज क्या था? 6.6 इंटू 10 टू द पावर -6। ये था साइज। अब डीएनए को हमें न्यूक्लियस के अंदर फिट करना है। ऑब्वियसली बात है, न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा या नहीं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर ये हमारे पास कैसा सेल है? यूकैरियोटिक सेल है। इफ वी हैव यूकैरियोटिक सेल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस डीएनए को बहुत ज्यादा कंडेंस बनाना पड़ेगा। तो डीएनए की कंडेंस फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। मटेरियल या फिर क्रोमोसोम। अब डिफिकल्टी ये आती है कि हमारे न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल होगा या क्रोमोसोम होगा। तो इसको याद रखने का सिंपल से ट्रिक, क्रोमेटिन मटेरियल ऐसे होता है और क्रोमोसोम एक प्रॉपर शेप में होता है नहीं होता है? तो इसका मतलब अगर मेरी सेल डिवाइड कर रही है, सेल डिवीजन वाले फेज में है, तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में पाया जाएगा? क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। जेनेटिक मटेरियल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करना इजी है या नहीं है, एज कम्पेयर टू दिस वन? तो इसका मतलब डिवाइडिंग सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में पाया जाएगा? क्रोमोसोम के। नॉन डिवाइडिंग के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल के।
सिंपल सी चीज है। क्रोमोसोम भी क्या है? क्रोमोसोम इज ऑल्सो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ डीएनए। जब बहुत ज्यादा हम डीएनए को कंडेंस करा देते हैं तो नॉर्मली क्रोमेटिन मटेरियल जब हमें डिवाइड कराना है सेल, उसके अंदर हमें पाया जाएगा क्रोमोसोम। तो अब इसी फेज को जब हमारा सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्रोमेटिक मटेरियल की फॉर्म में होता है, उसको हम बोलते हैं इंटरफेज। और जब हमारा क्रोमोसोम की फॉर्म में होता है उसको हम बोलते हैं एम फेज। इंटरफेज वो फेज होगी जिसमें सेल डिवाइड नहीं कर रहा है, एम फेज वो फेज होगी जिसमें हमारा सेल डिवाइड कर रहा है। जिसको जहां पे जो पॉइंट समझ में नहीं आएगा ना बता देना, बिकॉज मैं अभी इस वे में आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा रही हूँ कि आप लोगों ने एटलीस्ट एक दो बार तो ये चैप्टर पढ़ ही रखा है पहले। ओके मैम। नहीं समझ में आएगा बता देना, हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ चीजें ना पढ़ी। तो ये इंटरफेज हो गया और ये एम फेज हो गया। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि भाई ये तो कहानी है यूकैरियोटिक सेल की, व्हाट अबाउट प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता, तो जेनेटिक मटेरियल स्कैटर्ड होगा किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर ही स्कैटर्ड रहेगा। और उसको हम जेनेटिक मटेरियल को भी पढ़ के क्या बोलते हैं? नेक्ड डीएनए। किस फॉर्म में पैक्ड रहता है? न्यूक्लियोइड की फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो हमारी बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल इज ऑल्सो नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल ना। प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियर एनवेलप तो नहीं होता, सारा का सारा है। तो क्या इसके अंदर प्रॉपर फेजेस पाई जा सकती है? इंटरफेज में भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अगर आपसे पूछ ले भाई बैक्टीरियल सेल का जो डीएनए सिंथेसिस है वो कौन सी फेज में होगा? एस फेज। यही तो गलती करता है बच्चे, ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल अकर्स इन विच फेज? G1 फेज, S फेज, G2 फेज या फिर प्रायर टू फिजन। ऐसे चार ऑप्शन करके प्रायर टू फिजन। क्योंकि बस हमारे एक चीज सिंपली याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई भी वेल डिफाइंड फेजेस नहीं होती। उनके अंदर चाहे हमें सेल की ग्रोथ करानी है, चाहे प्रोटीन सिंथेसिस कराना है, कुछ भी कराना है, सेल क्या डिवाइड होने से पहले सब कुछ हो जाएगा। कोई प्रॉपर फेजेस नहीं होगी कि G1 में हो रहा है, S में हो रहा है, G2 में हो रहा है। दे हैव नो पर्टिकुलर फेजेस। तो इनके अंदर जितना भी चीजें हैं वो सब कब होंगी? प्रायर टू फीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिकॉज दे हैव नो वेल डिफाइंड फेजेस। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? यस मैम। और बता दो। देखो बेटा कुछ लोग इसमें ये पूछा था, मतलब एक क्वेश्चन आया हुआ था 2016 में, उसमें ये बोला गया था कि जो बैक्टीरियल सेल है, हमें पता है बैक्टीरियल सेल इज नॉन एज प्रोकैरियोटिक सेल, कोई न्यूक्लियर एनवेलप उसके अंदर नहीं होता। तो उन्होंने पूछा था कि इनका डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए सिंथेसिस, रेप्लिकेशन, डुप्लीकेशन कौन सी फेज में होता है? ऑप्शंस दे दिए थे आपको। ऑप्शंस में दिया था G1 फेज, S फेज, G2 फेज या फिर प्रायर टू फ्यूजन। अब हमें पता है कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनके अंदर कोई वेल डिफाइंड फेजेस नहीं होती, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली फ्यूजन होता है। बिकॉज बैक्टीरिया कैसे मल्टीप्लाई करता है? बाइनरी फ्यूजन से करता है, बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन। उनके अंदर थोड़ी ना प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज ये सारी फेजेस उनके अंदर नहीं होती है। तो उनके अंदर कुछ भी कराना है, चाहिए डीएनए रेप्लिकेशन की जगह हमसे ग्रोथ पूछ लेते तो ग्रोथ भी हम कब बोल देते भाई? प्रायर टू फ्यूजन। ठीक है। हाँ पूजा, ये बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन में भी आता है क्वेश्चन उसमें, बिकॉज हम लोग सेम क्वेश्चन और सेम क्वेश्चन सेल भी आ रहा था। क्लियर है सबको ये वाला पॉइंट? प्रायर टू फ्यूजन क्यों आंसर हुआ इसका? यस मैम। कुछ भी समझ आ गया? अब आता है कि भाई अब चैप्टर का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल मतलब हमारी सेल को एक प्रॉपर सीक्वेंस से होके गुजरना पड़ेगा सेल को डिवाइड कराने से पहले। अब जस्ट सपोज मेरे पास एक ये सेल है, इस सेल को मेरे को डिवाइड कराना है। अब मेरे को डिवाइड कराने से पहले इस सेल के अंदर प्रॉपर ग्रोथ करानी पड़ेगी, इसके अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिज्म है उनको डबल कराना पड़ेगा, जितना भी इसके अंदर कंटेंट है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, डीएनए कंटेंट, सबको डबल कराना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा? तो सबसे पहले इस ये एंटर होगी हमारी इंटरफेजेस में।
इंटरफेज लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो सबसे पहले कि जो सेल साइकिल होता है ये एक आपका कोऑर्डिनेटेड साइकिल हम इसको बोलते हैं। क्यों इसको कोऑर्डिनेटेड बोलते हैं? बिकॉज ये कोऑर्डिनेशन में वर्क करती है कि अगर मैंने पहले बोल दिया पहले G1 फेज होगी फिर S फिर G2, तो एक सिक्वेंशियल फेज भी हम इसको बोल देते हैं। सीक्वेंस में ही चलेगा, पहले G1 फिर S फिर G2 एंड देन M फेज। ये नहीं कि वह G1 से डायरेक्टली जंप आउट हो गया G2 पे, या फिर इसने G1 से S पे गया और S से M पे चला गया। सीक्वेंस में पूरी की पूरी साइकिल चलने वाली है ये। और अगर हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की सेल साइकिल में, तो डीएनए रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ, या फिर डीएनए सिंथेसिस जो कि एक फिक्स्ड स्टेट में होगा, और वो फिक्स्ड स्टेट होगी मेरी एस फेज, सिर्फ और सिर्फ एस फेज में होगा। बट अगर हम बात करें साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की, तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ एक ऐसी इवेंट है जो कि थ्रू आउट द सेल साइकिल चलती रहती है। देखो डीएनए बनाने के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए एक फिक्स फेज रख दी है कि भाई एस फेज है, उसी के अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होगा, इसके अलावा किसी फेज में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। लेकिन साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ सेल की वो सारी फेजेस में चलती रहती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लाइन है ये। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इसीलिए यहाँ से बन के आ जाते हैं। दिया नहीं दिया एनसीईआरटी की लाइन यहाँ पे? बताओ, ये वाली पॉइंट समझ में आया ना? डीएनए रेप्लिकेशन स्टेट में होगा, साइटोप्लाज्मिक इवेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। इंटरफेज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज इंटरफेज? दो सिक्वेंशियल, एक सेकंड में आपको एनसीईआरटी की लाइन दिखा देती हूँ यहाँ पे। आप लोगों ने एनसीईआरटी तो ओपन किया होगा ना सबने अपना? यस मैम। यस, हाँ, ये वाली लाइन सिक्वेंशियल वाला। DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle. Cell cycle में सिर्फ एक specific stage में process चलेगा। Although cell growth क्या है? एक continuous process है। Cell growth का मतलब cytoplasmic increase, cell का cytoplasmic content increase होना, वो एक continuous process है जो सारी phases में चलता रहेगा। जो हमारा DNA synthesis में replicated DNA बना, वो replicated DNA इक्वल अमाउंट में दोनों डॉटर सेल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और ये इवेंट्स जेनेटिकली कंट्रोल होती है। दिस इज इम्पोर्टेंट, पूछ लेते हैं कैसे कंट्रोल होती है? जेनेटिकली कंट्रोल होती है इवेंट्स, ठीक है यहाँ तक? यस मैम। है ना? इस चैप्टर के कम से कम 4 बार एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ा होना चाहिए, एटलीस्ट 4 टाइम्स। फिर बोलते हैं कि भाई हमारी जो जितनी भी पूरी की पूरी सेल साइकिल है, इस सेल साइकिल को रन कराने के लिए ह्यूमन की अगर हम बात करें, कितना टाइम लगता है? ह्यूमंस के अंदर सेल साइकिल 24 आवर्स की। किसकी बात करें? यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं। लेकिन एक और क्वेश्चन ईस्ट के ऊपर पूछा जाता है, ईस्ट के अंदर सेल साइकिल कितने टाइम्स की होती है? 90 मिनट। मतलब 90 मिनट में डिवाइड कर सकती हैं। ह्यूमंस 24 आवर और ईस्ट 90 मिनट, ठीक है। सेल साइकिल के अंदर 2 इवेंट्स आती हैं। द फर्स्ट वन इज योर इंटरफेज एंड सेकेंड वन इज योर एम फेज। एम फेज वो फेज होती है जिसमें एग्जैक्टली सेल हमारा डिवाइड करेगा, या फिर हम इसके अंदर बोल सकते हैं कि माइटोसिस होगा। और इंटरफेज क्या आती है? इंटरफेज 2 एम फेज के बीच की फेज। कैसे? जैसे मेरे पास एक ये सेल है, इस सेल ने डिवाइड किया, तो ये कौन सी फेज हो गई? एम फेज हुआ ना ये हमारे पास। यस मैम। सेल डिवाइड करने पहले ग्रो करेगी, फिर वापस डिवाइड करेगी। एम फेज ये हो गया, एक एम फेज ये, एक एम फेज ये। तो एम फेज के बीच वाली जो फेज है ये, जिसमें सेल अपने आप को ग्रो करेगी, अपना साइटोप्लाज्मिक कंटेंट इंक्रीज करेगी, डीएनए रेप्लिकेशन करेगी, प्रोटीन्स बनवाएगी, दिस फेज इज नोन एज इंटरफेज। एग्जैक्टली स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन 2 सक्सेसिव एम फेजेस।
सक्सेसिव लगातार जो दो एम फेजेस हो रही है उसके बीच की फेज को हम बोलते हैं। और पूरी सेल साइकिल एवरेज 24 आवर्स की होती है असल। लेकिन देखो पूरी सेल साइकिल के अंदर 24 आवर है, 24 आवर में से सिर्फ और सिर्फ एम फेज के अंदर सेल 1 आवर रखता है। तो मतलब मैक्सिमम टाइम सेल कौन सी फेज में स्पेंड कर रहा है? इंटरफेज के अंदर। पूरी कितना परसेंट रखे हुआ है? 95%। इंटरफेज लास्ट मोर देन 95% ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। पूरी सेल साइकिल का 95% हमारा इंटरफेज, ठीक है। एम फेज के अंदर दो फेजेस आएंगे, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। इसके ऊपर भी क्वेश्चन की पहले साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा या फिर न्यूक्लियस। तो पहले कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। इंटरफेज को ही हम रेस्टिंग फेज भी बोल देते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज नोन एज रेस्टिंग फेज, विच फेज इज नोन एज रेस्टिंग फेज। बच्चे लगा के आ जाते हैं क्यू नॉट फेज, क्वेश्चन फेज को लगा के आ जाते हैं आंसर। लेकिन रेस्टिंग फेज को, वो कैसी फेज है क्यू नॉट वाली? रेस्टिंग फेज, क्वेश्चन फेज, क्वेश्चन फेज है वो, क्वेश्चन जिसके अंदर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, सिर्फ डिवाइड नहीं करता। इंटरफेज रेस्टिंग फेज। अब इसको रेस्टिंग फेज क्यों माना गया एज कंपेयर टू द एम फेज? एम फेज से इसको कंपेयर किया गया और ये देखा गया कि भाई एम फेज के अंदर तो बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस चल रहे हैं सेल के अंदर। न्यूक्लियस का न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो रहा है, फिर जितने अभी स्पाइंडल फाइबर्स है वो बन रहे हैं, न्यूक्लियर क्रोमोसोम जो है उससे स्पाइंडल फाइबर अटैच हो रहा है। बहुत ड्रास्टिक ड्रामेटिक फेज उसको हम बोलते हैं। लेकिन इंटरफेज के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। तो एज कम्पेयर टू द एम फेज, इंटरफेज बहुत शांत फेज है जिसके अंदर बहुत कम ही एक्टिविटीज होती है। ज्यादा टाइम सेल उसके अंदर जरूर रहता है, एक्टिविटीज कम होती है, इसीलिए हम इसको रेस्टिंग फेज कंसीडर करते हैं। क्योंकि इस फेज में इट इज द टाइम जहां पे सेल अपने आप को सिर्फ प्रिपेयर करेगा डिवीजन के लिए। सेल अपनी ग्रोथ कराएगा और अपना डीएनए रेप्लिकेशन करेगा एक ऑर्डरली मैनर के अंदर। क्या मैनर है? मैनर है आपकी 3 फेजेस। सबसे पहले G1 फेज, गैप 1 फेज, S फेज, सिंथेसिस फेज, देन आपका G2 फेज, गैप 2 फेज। G1 फेज को ही हम बोल सकते हैं इट इज द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इस लाइन में भी बहुत कंफ्यूज होता है बच्चे। कैसे? देखो हमने बोला कि एक एम फेज होगी, फिर एम फेज के बाद इंटरफेज और फिर इंटरफेज के बाद वापस एम फेज। ऐसे एम फेज के अंदर 4 फेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, दिस इज नोन एज माइटोसिस फेज। और इंटरफेज की सबसे पहले कौन सी फेज आएगी? G1 फेज, तो अगर हम बोले G1 फेज, G1 फेज किस किस के बीच की फेज होगी? माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन। माइटोसिस और एस फेज के बीच की फेज हुई या नहीं हुई? हाँ मैम। और जीवन एक ऐसा फेज है जिसके अंदर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, अपनी आपको कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता रहता है, लेकिन जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई चेंजेस नहीं आता, अपना डीएनए रेप्लिकेट कभी नहीं करता, बिकॉज डीएनए रेप्लिकेशन एक फिक्स फेज है विच इज नॉन एज सिंथेसिस फेज। ये भी पूछा जाता है इसका मतलब क्या होता है? एसिस सिंथेसिस फेज मार्क्स द पीरियड ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देखो डीएनए का अमाउंट डबल हो रहा है, डीएनए कंटेंट डबल हो रहा है। अगर मेरे पास अभी डीएनए कंटेंट 2C है, आफ्टर एस फेज क्या हो जाएगा? वो 4C हो जाएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम होते हैं, बिकॉज आप लोग सोचते हैं कि मैम पहले डीएनए सपोज करते हैं कि 10 ग्राम था मेरे पास, अब डीएनए हो गया 20 ग्राम। अब डीएनए बढ़ रहा है, डीएनए को ही कंडेंस करके हम क्रोमोसोम बनवाते हैं, तो फिर क्रोमोसोम का अमाउंट भी तो बढ़ना चाहिए था ना। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हमारे पास पहले क्रोमोसोम ऐसा है तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद बस उसी क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड्स बढ़ जाएंगे, उसी क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिड बढ़ जाएंगे। क्रोमोसोम का नंबर कभी नहीं बढ़ने वाला है, सिर्फ और सिर्फ बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? डीएनए कंटेंट बढ़ेगा। डीएनए कंटेंट प्लॉइडी सेम रहेगी। पहले अगर 2n था, एस फेज के बाद भी 2n ही रहने वाला है। क्लियर ये लाइन? यस मैम। If the initial amount of the DNA is 2C, then Yes, वो ma'am. हो जाएगा 4C हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर में कोई इंक्रीज,
अगर वो G2N है G1 फेज में, S फेज के बाद भी प्लॉइडीन 2N ही रहेगी। एनिमल सेल के अंदर S फेज के अंदर ही, बिकॉज एक और इम्पॉर्टेंट चीज हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा है कि भाई डीएनए को पैक कराने के लिए मेरे को हिस्टोन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती हिस्टोन प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पे डीएनए का कंटेंट बढ़वा रहा है तो डीएनए को पैक करने के लिए और ज्यादा हिस्टोन प्रोटीन्स भी मेरे को चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए ना। तो हिस्टोन प्रोटीन्स का अमाउंट भी हम एस फेज के अंदर ही बढ़वाएंगे। डीएनए से क्रोमोसोम्स बन रहा है, क्रोमोसोम्स को सेपरेट आउट कराने के लिए क्या चाहिए, स्पाइंडल फाइबर्स चाहिए ना। स्पाइंडल फाइबर आके अटैच हो जाता है, फिर वो अपोजिट पोल पे मूव करता है, सेंटर में स्प्लिट होता है। वो स्पाइंडल फाइबर किससे रिलीज होते हैं, सेंट्रियोल या फिर सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम मैम ह्यूमन के अंदर मैम सेंट्रियोल तो होते नहीं है मैम, वो डिवाइड कैसे करते हैं सेल? प्लांट्स में नहीं होता बेटा एनिमल सेल। हाँ मैम प्लांट्स में, प्लांट्स के अंदर प्लांट्स का जो न्यूक्लियस होता है ना उसके बाहर ऑलरेडी स्पाइंडल फाइबर प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस के अंदर तो क्या होता है, सेंट्रियोल की रिक्वायरमेंट स्पाइंडल, सिर्फ स्पाइंडल फाइबर्स ही तो बनाने का काम करते हैं, वो तो कुछ नहीं करते ना, सिर्फ स्पाइंडल फाइबर बनवाता है और वो प्लांट सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है स्पाइंडल फाइबर्स। वो पहले से प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर इसका मतलब। ओके ठीक है, इसलिए वहां पे रिक्वायरमेंट है। तो सेंट्रियोल का अमाउंट भी यहीं पे डुप्लीकेट हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर G2 फेज के अंदर सेल जो होगा हमारा वो प्रोटीन सिंथेसिस कराएगा। इसके अलावा जो हमारी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है वो भी कौन सी फेज में डबल होंगी, G2 फेज के अंदर डबल होगी। तो सिंपली है G1 फेज के अंदर क्या हुआ, सेल ने अपना साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज कराएगा। सेल के अंदर कोई भी डैमेज है, कोई भी डीएनए के अंदर डिसफंक्शनिंग है, कुछ भी है, उसको वहीं पे रिपेयर कराएगा। सेल सबसे ज्यादा टाइम कौन सी फेज में स्पेंड करेगा, इंटरफेस में। इंटरफेज की भी कौन सी फेज में, जीवन फेज। कितने आवर्स जीवन फेज में, 8 to 12। मैम आपने कितने आवर्स बताए? 8 to 12 रहेगा मतलब। ओके मैम। और एस फेज में 6 आवर मैम। 6 to 8। देखो जीवन फेज में रहता है 8 से 12 घंटे, एस फेज में रहता है 6 से 8 और यहाँ पे रहता है 3 से। तो सबसे ज्यादा टाइम सेल कौन सी फेज में स्पेंड कर रहा है, जीवन फेज में सेल को क्या करानी है अपनी, अब सेल को ग्रो करना है। सेल को ग्रो करने के लिए फूड चाहिएगा या नहीं चाहिएगा, हाँ मैम। चाहिएगा। तो सेल की जो है यहाँ पे 2 टाइप की रिक्वायरमेंट्स होगी, एक होगी इसकी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, एक होगी इनकी इंटरनल रिक्वायरमेंट। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि भाई बाहर से जितना सेल को फूड मिलेगा उतना ही ज्यादा वो साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज कराएगा। अब लेट सपोज कोई भी एक इंडिविजुअल है जो कि बिल्कुल भी खाना नहीं खा रहा है 3-4 दिन से, तो भाई उसका सबसे ज्यादा सबसे पहला इफेक्ट कौन सी फेज पे पड़ेगा, जीवन फेज इस पे। तो इसीलिए कह सकते हैं जीवन फेज इज द मोस्ट वेरिएबल फेज। यस मोस्ट वेरिएबल फेज हम इसको बोल सकते हैं कि भाई अगर कोई अच्छे से खा रहा है तो उसकी जीवन फेज ज्यादा टाइम पीरियड की होगी, 10 घंटे या 11 घंटे की हो जाएगी, और बहुत ही कम खा रहा है तो उसकी फेज 8 घंटे की हो जाएगी। सबसे ज्यादा टाइम इसी फेज में स्पेंड कर रहा है। तो अगर सेल के अंदर कोई डैमेज आएगा तो डैमेज आने के भी सबसे ज्यादा चांसेस किस फेज में है, इसी फेज में। और अगर कोई डैमेज आया उसको रिपेयर कराने के लिए भी टाइम इसी फेज में मिलेगा, इसको ज्यादा रिपेयर फेज में करानी पड़ेगी। सेल की एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट फूड, सेल की इंटरनल रिक्वायरमेंट एंजाइम्स वगैरह, इंटरनल रिक्वायरमेंट एंजाइम्स, एक्सटर्नल फूड। ठीक है, अब जीवन फेज से निकल के सेल किस में आएगा, एस फेज में नहीं आ जाता है। जैसे लेट सपोज मेरे पास ये सेल है, इसने अपने अभी जीवन, अब आइडियली इसको जीवन से निकल के कहाँ जाना है, एस फेज में।
लेकिन एस फेज इसको एंटर नहीं होने देता है डायरेक्टली, एस फेज के अंदर G2 कुछ फेज में जाता है पहले। G2 में नहीं जाएगा, नॉट में नहीं कंडीशन लगती है बेटा, यहाँ पे कंडीशन ये आती है कि भाई जीवन से एस फेज में वो सिर्फ तभी जा सकता है जब हमारी सेल की कुछ रिक्वायरमेंट्स है, मतलब यहाँ पे ना कुछ चेक पॉइंट्स लगा देगा, चेक पॉइंट्स लगा देगा फूड होना चाहिए। कि अगर सफिशिएंट फूड प्रेजेंट होगा, सफिशिएंट फूड है तो भाई तब तुम एस फेज के अंदर जाओ, या और अगर तुम्हारा डीएनए है तो तब जाओ। और अगर ये दोनों चेक पॉइंट्स क्लियर हो गए, सफिशिएंट फूड भी है, डीएनए रिपेयर भी है, तब सेल हमारा चला जाएगा एस फेज में। और एक बार सेल एस फेज में एंटर हो चुका, ये ध्यान रखना, जितनी चीजें मैं बोल के समझा रही हूँ ना, इससे हर एक पॉइंट से एक एक क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में। नहीं समझ में आएगा दोबारा से पूछ लेना, लिखते रहना वो पॉइंट जो आप लोगों को नहीं पता है। जिसने मुझसे चैप्टर पहले से पढ़ा होगा उसके सारे पॉइंट्स आते होंगे। एक बार सेल एस फेज में चला गया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो वापस जीवन में चला जाए, या फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो एस में ही रुक जाए। एस में गया तो आगे G2 में जाना पड़ेगा, G2 से निकल के डिवाइड होना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। अगर सेल डिवाइड नहीं होना चाहता तो वन एंड ओनली ऑप्शन कि वो एस में एंटर ही ना हो, और एस में जाते डीएनए डबल होगा और आगे फॉरवर्ड होता चला जाएगा। ठीक है, अब सब मान लेते हैं कि भाई अगर मेरे सेल के पास सफिशिएंट फूड प्रेजेंट नहीं है या डीएनए के अंदर कोई डैमेज है, तो सेल के पास क्या ऑप्शन है? तो सेल के पास दो ऑप्शन है कि सेल निकल या तो वहीं पे परमानेंट बन जाए, सेल बिकम परमानेंट, या फिर सेल एंटर हो जाए G0 फेज के अंदर। G0 फेज इज ऑल्सो नोन एज क्वेशेंट फेज। इस क्वेशेंट फेज के अंदर क्या होता है? सेल डू नॉट डिवाइड, सेल डिवाइड नहीं करता जब तक हम उसको डिवाइड करने के लिए बोलते नहीं है, अनटिल आस्क्ड टू डू। जब तक उसको डिवाइड करने के लिए नहीं बोला जाएगा तब तक अब इसका मतलब जब अगर मैंने मेरे बॉडी के अंदर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि भाई मेरे को और ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स चाहिए, तो हम जितनी भी सेल G0 फेज के अंदर एंटर है हम उनको बोल के वापस से उनका डिवीजन स्टार्ट करा सकते हैं, क्योंकि वी आर कॉलिंग दे डू नॉट डिवाइड अनटिल आस्क्ड टू डू। तो इसका मतलब सेल यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा या नहीं होगा? सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए ये सेल साइकिल को एग्जिस्ट कर देगा, सॉरी एग्जिट कर देगा। ठीक है, अब ये तो एक ऑप्शन होगा। ये परमानेंट वाला ऑप्शन क्या है? परमानेंट वाले ऑप्शन में क्या होता है? सेल अपनी कैपेबिलिटी लॉस कर देता है डिवाइड करने की। यहाँ पे भी सेल डू नॉट डिवाइड, सिर्फ सेल क्या काम करता है? इट परफॉर्म फंक्शन परफॉर्म करता है अपना, जो भी इसको फंक्शन दिया गया, और उस फंक्शन को परफॉर्म करके हो जाती है हमारे सेल की नेचुरल डेथ। सेल की नेचुरल डेथ को क्या बोलते हैं? एपोप्टोसिस। सेल की नेचुरल डेथ हो गई, दिस इज नोन एज एपोप्टोसिस। आया समझ में? यस मैम। G0 फेज मींस ड्रॉप ईयर। ड्रॉप ईयर क्यों बोल रहे हैं इसको सारे? मेटाबॉलिकली एक्टिव हो, डिवाइड नहीं कर रहे हो, मतलब पढ़ाई तो कर रहे हो, मतलब कहीं एडमिशन नहीं ले रहे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको किसी को बोला थोड़ी ना जाएगा कुछ कि आपको बोल रहे हैं कि भाई आप एडमिशन लो। यहाँ पे मतलब G0 फेज में जनरली क्या है कि आप लोगों को कुछ टाइम के लिए आप इनएक्टिव हो गए, कुछ टाइम के लिए। ड्रॉप ईयर में तो भाई आप लोग बाकी डिवीजन फेज में भी इतनी मेहनत नहीं करते जितने बच्चे ड्रॉप ईयर में करते हैं। एंड ड्रॉप ईयर एक ऐसा फेज होता है जिसमें डिस्ट्रैक्शन के सबसे ज्यादा चांसेस सुना है कभी हम ना एक ऐसे रोड पे खड़े हैं कि भाई ना तो आगे जा सकते ना ही पीछे जा सकते, क्या होता है ना, आगे कुआं है और पीछे खाई है, ऐसी जगह पे खड़े होंगे आप लोग सबके। बिकॉज मुझे पता है कि ड्रॉप ईयर में सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के लिए क्या रहता है? अपने घर वालों को मनाना, परमिशन लेना। अच्छा, हर किसी ने अपने जितने भी ड्रॉप वाले बच्चे हैं सबने अपनी फैमिलीज को ये बोल के मनाया ना कि बस 1 साल अभी दे दो, हम कुछ ना कुछ पक्का करेंगे। यस मैम। यार
तो ये चीज करके दिखाएंगे। एंड जब आप लोग पढ़ाई नहीं करते क्या वो चीज रियलाइज होती है आप लोगों को? यस मैम। हाँ मैम। मैंने देखा जो ड्रॉप ले लेता है एंड ड्रॉप लेके टाइम पास ही करते रहते हैं। तो टाइम पास से बचने का सिंपल तरीका यही रहता है कि हर दिन अपने आप को रियलाइज कराओ कि हमने पेरेंट्स को बोला है कि सिर्फ 1 साल हमें दे दो, सिर्फ 1 ईयर हम लोग कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे ही करेंगे। तो अगर नहीं समझ में आता क्या पढ़ाई नहीं करना है या डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मन नहीं लग रहा है, तो वही लाइन याद कर लो कि हम लोगों को करना ही करना है। बिकॉज आप लोगों के पेरेंट्स ने आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट दिखाया है, तो आप लोगों को खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अब अगर आप लोगों का इस ईयर नहीं सिलेक्शन हो तो गारंटेड बात है आप लोगों में से 50% बच्चों को भी चांस नहीं मिलेगा सेकेंड ईयर ड्रॉप का। एंड आप खुद भी नहीं लोगे। जब सेकेंड ईयर का ड्रॉप होता है ना तो पार्शियल ड्रॉप में आप जाओगे, और एक बार पार्शियल ड्रॉप में चले गए आप लोग तो भटक जाओगे फिर अपने रास्ते से। फिर तो मतलब एमबीबीएस हमेशा के लिए भूल जाना, फिर तो एमबीबीएस कभी भी नहीं मिल सकता। पार्शियल ड्रॉप पे भी बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए भाई। जो बच्चा कंप्लीट ड्रॉप में डेडिकेशन नहीं ला पा रहा है वो पार्शियल ड्रॉप पे क्या ही ले आएगा। ठीक है, तो पढ़ाई थोड़ा सा सीरियसली वे में करना, बिकॉज आप लोगों के ऊपर बहुत सारा ट्रस्ट। सबसे पहली चीज आप लोगों के पेरेंट्स ने आप लोगों पे ट्रस्ट किया है, आप लोगों को ड्रॉप लेने की परमिशन दी। सेकेंडली आप लोगों का अवंती आप लोगों पे ट्रस्ट करके वापस से आप लोगों के लिए बैच स्टार्ट कराया है। कितना ज्यादा डिफिकल्ट होता है आप सिर्फ आप लोगों के डिसीजन पे। अब हमें नहीं पता आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप लोगों के पेरेंट्स को नहीं पता आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ किसको पता है? आप लोगों को पता है ना। अब आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो आप एक चीज सोचना, आप कितने लोगों को चीट कर रहे हो। आप सबसे बड़ी चीज आप लोग अपने पेरेंट्स को चीट करोगे, 1 साल तक उनको धोखा देते रहोगे। सेकेंडली आप लोगों के टीचर्स आप लोगों के साथ पूरी साल मेहनत है, लास्ट ईयर भी मेहनत की हम लोगों ने, फिर से मेहनत कर रहे हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो इतने साथ टीचर्स को भी चीट करोगे एंड खुद को तो ऑब्वियसली कर ही रहे हो। अपने साथ तो अपनी पूरी लाइफ के साथ चीट कर रहे हो, हमारे साथ तो चलो ये 1-2 साल की बात है, अपने साथ और अपने पेरेंट्स के साथ तो पूरी लाइफ का हो जाएगा ना आप लोगों के लिए। बिकॉज आप लोगों को पता है भाई पीसीबी अगर आप लोगों ने ले रखा है ना, और पीसीबी ले के अगर आप एमबीबीएस बीडीएस इन वाले कोर्सेज में नहीं जा पा रहे हो तो इट मीन्स आप लोगों का करियर बिल्कुल खराब है। उसके अलावा पैरामेडिकल में कितना भी चले जाओ लेकिन वो रेपुटेशन, वो जो करियर की ग्रोथ होती है ना वो नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलेगी। किसी भी कोर्स में चले जाना, बीएससी करोगे कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ एक लाइन बचती है टीचिंग लाइन, जिसमें आप जा सकते हो। एंड टीचिंग लाइन भी इतनी ज्यादा इजी नहीं होती है, इंटरेस्टिंग होती है, मजा आता है बच्चों को पढ़ाने में, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जितना ज्यादा एमबीबीएस पीडीएस करने में होगा। तो बाकी वाला कोई मतलब एक होता है ना कि अच्छा एक चीज आपने सोचोगे कि अगर हमारा माइंड ना अल्टरनेट ऑप्शंस बहुत ज्यादा ढूंढता है, नहीं ढूंढता है। आज हमको किसी ने कोई टारगेट दिया और मैम ने बोल दिया कि मैं आज नहीं टेस्ट लूंगी परसों लूंगी टेस्ट, तो आप क्या करोगे? पढ़ना थोड़ा सा कम कर दोगे। अगर आज ही टेस्ट होता तो माइंड में प्रेशर रहता, आज ही पढ़ते। लेकिन परसों बोल दिया कोई नहीं कल कर लेंगे, आज सो जाता हूँ सुबह पढ़ लेंगे। सुबह नींद से उठने वाले हो रहे होते हैं, फिर लगता है कि नहीं यार अभी नहीं, थोड़ी देर उठ जाएंगे, पूरा दिन उस टाइम पढ़ लेंगे। आते होंगे ना ये चीजें माइंड में कि कौन सा यार अभी तो बहुत टाइम है, बहुत सारा टाइम है अभी तो ये वाली चीज ना बहुत सोचना आप लोग कि आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। आप लोग उन बच्चों से compete करोगे जो पिछले 2-2 3-3 सालों से पढ़ के आ रहे हैं, या वो बच्चे जो 12th में रह के भी सीरियस है। अवंती के बच्चे तो जो भाई 12th में करते, मतलब 12th के डायरेक्ट बाद उनको उसमें एमबीबीएस मिल गया है, डायरेक्ट बाद एमबीबीएस। तो आप लोगों को भी तो मिल सकता है ना भाई, जब वो लोग कर सकते हैं सेम बुक्स आप लोग पढ़ रहे हो। सिर्फ डिफरेंस ये रहता है क्लास में सीरियस पढ़ो और जो टीचर्स बोल रहे हैं आप लोगों को डीपीपी करना है पीवाईक्यूज करना है वो करते रहो। रिवीजन सबसे ज्यादा मैटर करता है, ये नहीं कि आप लोग पूरा पूरा दिन ही बैठ के पढ़ो। एंजॉयमेंट भी जरूरी है लेकिन सीरियसनेस के साथ भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो ये वाली चीज हम लोगों को समझ में आ गई। जीवन फेज के अंदर क्या क्या फेजेस आएंगी, फिर जीवन से निकल के सेल एस में जाएगा, एस के बाद सेल किस में जाएगा? G2 फेज के अंदर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने यही आपका क्वेश्चन स्टेज के बारे में बताया हुआ है। क्वेश्चन स्टेज में जो सेल रहता है वो आपका मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, बस प्रोलीफेरेट नहीं करता है। प्रोलीफेरेट का मतलब डिवाइड नहीं करता है until डिवाइड God
टू डू सो, जब तक हम उसको बोलते नहीं है। और ये किस पे डिपेंड करता है? ऑर्गेनिज्म की बॉडी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। क्लियर? मैम जो आपने पहले समझाया फेज का, मैम वो जो परफॉर्म करते फंक्शन फिर उसके बाद उनकी नेचुरल डेथ हो जाती है, मैम ये आपने क्या समझाया था? ये मैंने ये बताया था कि भाई अगर हमारा सेल जी नॉट फेज में नहीं जा रहा है, लेट्स सपोज सेल के पास सफिशिएंट फूड नहीं है और सेल वहां पे जी नॉट में भी नहीं जाना चाहता, तो सेल वहां पे परमानेंट हो जाएगा और अपनी प्रॉपर वर्क करेगा और फिर सेल की नेचुरल डेथ हो जाएगी, डिवाइड नहीं करेगा। हमारे आरबीसी जैसे, आरबीसी भी तो सेल है, डिवाइड नहीं करती है डिवाइड आरबीसी? नो न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है। इसलिए हमारी हार्ट सेल्स कभी डिवाइड नहीं करती, नर्व सेल्स नहीं डिवाइड करती, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी सेंट्रियोल। हार्ट सेल्स, नर्व सेल्स, आरबीसीज, आरबीसीज के पास तो रीजन है कि भाई उसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है, इसलिए वो डिवाइड नहीं करता। बट ऐसी भी बहुत सारी सेल्स है जिसके पास न्यूक्लियस भी है, सेंट्रियोल भी है, सिर्फ उसके अंदर सफिशिएंट फूड नहीं है या फिर उसके अंदर कुछ डीएनए में डैमेज आ गया है। अब डीएनए डैमेज आ गया और हम उसको फिर भी डिवाइड कराया जा रहा है, तो उससे जितनी भी नई सेल्स बनेंगी वो भी डैमेज बनेंगी या नहीं बनेगी? बॉडी के अंदर डिसफंक्शनिंग आएगा। तो इसलिए नर्व सेल्स में नहीं है सेंट्रियोल। किसमें? नर्व सेल्स में नहीं है सेंट्रियोल। ओके मैम, इसलिए डिवाइड नहीं करती। तो इसके बाद हमारा सेल निकल के आएगा किसमें? एम फेज में। एम फेज दिस इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल। सेल साइकिल का सबसे ड्रामेटिक मतलब इसके अंदर बहुत सारा ड्रामा चल रहा होता है कि भाई न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियर कभी चीजें डिसअपियर हो रही है, कभी रीअपियर हो रही है, ये वाले सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, इसलिए हम इसको ड्रामेटिक पीरियड बोलते हैं। और इसी के कंपैरिजन में हम इंटरफेस को रेस्टिंग फेज कंसीडर करते हैं। ठीक है, सेल डिवीजन एक प्रोग्रेसिव प्रोसेस है। वेरी क्लियर कट लाइन्स कैन नॉट बी ड्रॉन बिटवीन डिफरेंट स्टेजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। ये बोल रहे हैं कि भाई जो सेल डिवाइड कर रहा है, ये जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इनके अंदर कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं है कि भाई सेल इस फेज में है तो बिल्कुल इसको प्रोफेज ही बोलेंगे, इसमें है तो क्लियर कट डिफरेंशिएशन नहीं है अलग अलग फेजेस के अंदर। सिर्फ थोड़े थोड़े आइडियाज के बेसिस पे हम बोल देंगे कि अगर सेल कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है तो इट मीन्स वो मेटाफेज में आ चुका है, सेल के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया, इट मीन्स वो एनाफेज में आ चुका है। ऐसे हम इसको कंसीडर करके चलते हैं। सबसे पहला फेज होता है हमारे पास प्रोफेज। जैसे ही सेल G2 फेज से निकल के आता है, देखो प्रोफेज विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेटिक्स, फॉलो किसको करता है? S एंड G2 फेज को फॉलो करके आता है। In the S and G2 phase, the new DNA molecules are not distinct but intertwined. जो S phase के अंदर DNA बना वो distinct नहीं है, आपस में intertwined हो चुका है। intertwined मतलब chromatin material की फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे ही सेल प्रोफेज में आएगा, अब वो क्या बनाना शुरू करेगा? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल बनाना शुरू कर देगा। क्रोमेटिन मटेरियल बिकम अनटेंगल्ड। इस प्रोसेस में जो क्रोमेटिन मटेरियल अनटेंगल्ड हो जाएगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रोमेटिन कंडेंसेशन। द सेंट्रोसोम which had undergone duplication during S phase of interphase now begin to move toward, इस पे भी बहुत क्वेश्चन आता है, इस पे बहुत क्वेश्चन मिलेगा। अब देखो जो सेंट्रोसोम हम लोगों ने कौन सी फेज में डबल कराया था? एस फेज में कराया था ना सेंट्रोल। देखो वहां से लिखा है, यहाँ पे सेंट्रोसोम लिखा हुआ है, बता दिया था ना मैंने। एक सेंट्रियोल होता है और उनको परपेंडिकुलरली रख देते हैं तो क्या बन जाता है? सेंट्रोसोम। अब सबसे पहले क्या हुआ? हमारा जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो कंडेंस होना शुरू हुआ, अनटेंगलिंग उसके अंदर होना शुरू हुआ और यहाँ पे क्रोमेटिन कंडेंसेशन होके क्रोमोसोम बनने शुरू हो गए। और जो मेरे सेंट्रोमियर वो पॉइंट होता है जहां से क्रोमेटिड्स अटैच होती है क्रोमोसोम की। ठीक है, ये आपका डुप्लीकेशन जो हुआ था इस फेज में वो अपोजिट पोल पे आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या हुआ? क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस टू फॉर्म माइटोटिक क्रोमोसोम उसने बनाने शुरू कर दिए। क्रोमोसोम्स कैसे दिखाई देंगे? क्रोमोसोम्स एक सेंट्रोमियर से अटैच ऐसे दो क्रोमेटिड्स दिखाई देंगे आपको। सेंट्रोसोम जो कि डुप्लीकेट हुआ था ड्यूरिंग इंटरफेज, अपोजिट पोल्स पे मूव करा एंड हर एक सेंट्रोसोम अब रेडिएट आउट माइक्रोट्यूब्यूल्स। मतलब लेट्स सपोज ये मेरे पास एक सेंट्रोसोम है, ये अपने अंदर से छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकालेगा। माइक्रोट्यूब्यूल्स मतलब स्पाइनल फाइबर, और इस स्टेज में हम इसको बोलेंगे एस्टर। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एस्टर जो होता है वो आपको कौन सी फेज में विजिबल होता है, या फिर व्हाट इज एस्टर? एस्टर का मतलब है व्हेन सेंट्रोसोम स्टार्ट रेडिएटिंग आउट
स्मॉल स्मॉल माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर स्पाइंडल फाइबर्स। अब एक पोल पे एक एस्टर, दूसरे पोल पे दूसरा एस्टर, टू एस्टर टुगेदर विद स्पाइंडल फाइबर फॉर्म माइटोटिक एपरेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोटिक एपरेटस किसको बोलेंगे? माइटोटिक एपरेटस, दो अपोजिट पोल पे एस्टर्स आ गए हैं, उनके अंदर से स्पाइंडल फाइबर्स निकल गए हैं, उस पूरी की पूरी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे माइटोटिक एपरेटस। क्लियर यहाँ तक? यस मैम। Yes, ma'am. सेल एट द एंड ऑफ प्रोफेज, प्रोफेज के एंड में क्या होगा? जब आप इसको माइक्रोस्कोप में देखोगे सेल को, तो आपको दिखेगा कि भाई सेल के अंदर जितनी भी हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थी वो सब डिसअपियर हो चुकी थी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, इवन न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसअपियर हो चुका था। इसको हम बोलते हैं एंड ऑफ प्रोफेज, या फिर इसको लेट प्रोफेज भी हम बोल सकते हैं। लेट प्रोफेज, आप देख रहे हो अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले क्रोमेटिन मटेरियल का डिफरेंस है। क्रोमेटिन, माइटोटिक क्रोमोसोम बनने शुरू हो गए हैं, और जो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है वो डिसअपियर होना शुरू हो गया है। और यहाँ पे आपके अपोजिट अपोजिट पोल्स पे क्या आ गए होंगे? Esters. और इनके अंदर से रिलीज हुआ होगा क्या? स्पाइंडल Fibers. Spindle fibers. ठीक है। मैम माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइटोटिक स्पिंडल एक ही होता है? माइक्रोट्यूब्यूल और माइटोटिक स्पाइंडल दोनों से ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलके बने होता है। Esters भी उसी से बना है ना? हाँ, एस्टर उस स्ट्रक्चर को बोलता है जब सेंट्रोसोम बनाना स्टार्ट कर देता है, छोटे छोटे माइक्रोट्यूब्यूल्स अपने आसपास रिलीज कर देता है उस एस्टर ना। बिल्कुल ऐसे जैसे स्टार बनाते थे ना हम लोग, स्टार की शाइनिंग आती थी, इसको स्टार बोलते थे, लाइट, या फिर सन की लाइट होती है। जब भी सन बनाते हो तो उसके आसपास ऐसे लाइट बनाते हो ना, लाइंस लाइंस, यस मैम। उससे वर्ड लिया गया। मतलब बेसिकली ये जो एस्टर वर्ड है स्टार्स से लिया गया है ऐसे, ठीक है। अब आगे हमारे पास मेटाफेज। मेटाफेज पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि अगर मेरे को क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है तो मेटाफेज इज द स्टेज जहां पे हमारे पास क्रोमोसोम बहुत ज्यादा क्लियरली विजिबल होंगे। तो इसका मतलब एट विच मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम इज मोस्ट इजीली स्टडीड, सबसे इजीली हम इसी के अंदर स्टडी कर सकते हैं। मेटाफेज हमें कैसे पता चलेगा सेल मेटाफेज में एंटर हो चुका है? क्रोमोसोम्स का जो कंडेंसेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्रोमोसोम्स क्लियरली विजिबल होने शुरू हो जाएंगे। सेकेंड फेज है माइटोसिस की, ठीक है। एट दिस स्टेज मेटाफेज जो क्रोमोसोम, वहां पे हमने माइटोटिक क्रोमोसोम बोले थे, यहाँ पे क्या बोलेंगे? मेटाफेज क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमेटिड जो कि आपस में अटैच हैं, किससे? सेंट्रोमियर से। दो सिस्टर क्रोमेटिड्स उसके अंदर आ गए ऐसे। पहले वाले में एक सिस्टर क्रोमेटिड थे ना, देखो जरा। Yes, ma'am. देखो each centromere किधर गया? वो माइटोटिक क्रोमोसोम सीम टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड्स। देखो सिर्फ दो क्रोमेटिड्स अटैच थे, अब वहां पे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच हो गए, अटैच टुगेदर एडर। यहाँ पे इनको माइटोटिक क्रोमोसोम बोला, वहां पे मेटाफेज क्रोमोसोम बोले। ये हुआ स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर। अब इसी के ऊपर, जैसे ये मेरे पास क्रोमोसोम है, इसके ऊपर एक ऐसी डिस्क शेप स्ट्रक्चर आके अटैच हो जाएगी। दिस डिस्क शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज काइनेटोकोर। अब इसी काइनेटो, बिकॉज स्पाइंडल फाइबर्स आके अटैच कराने हैं, तो स्पाइंडल फाइबर्स इसी काइनेटोकोर से ही अटैच हो गए। ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर काइनेटोकोर बनी होती है प्रोटीन की, प्रोटीनियस स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं। दिस स्ट्रक्चर सर्व एज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पाइंडल फाइबर और क्रोमोसोम का कौन सा पार्ट? सेंटर वाला पार्ट। दे आर मूव्ड इनटू पोजीशन एट द सेंटर ऑफ द सेल। सेल के सेंटर में आके इकट्ठे हो जाते हैं प्लेट पे, उस प्लेट को हम क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट। द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय ऑल द क्रोमोसोम, सारे के सारे इक्वेटर पे आके इकट्ठे हो गए। एक क्रोमेटिड, देखो अटैचमेंट कैसे होगा। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक क्रोमोसोम है, एक एस्टर यहाँ पे है, एक एस्टर दूसरे पोल पे है, तो क्या होगा? एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड तो एक एस्टर से अटैच होगा और दूसरा दूसरे वाले से अटैच होगा, ऐसा अटैच होगा। ये इन्होंने लिखा हुआ है, देखो फिर से लाइन को पढ़ना। दीज स्ट्रक्चर्स नहीं, यहाँ से पढ़ो। द मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय
ऑल द क्रोमोसोम कमिंग टू लाई एट द इक्वेटर, सबके सब इक्वेटर पे आ गए विथ वन क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड ऑफ ईच क्रोमोसोम, हर एक क्रोमोसोम का एक क्रोमेटिड किससे अटैच होगा, बाय काइनेटोकोर टू स्पाइंडल फाइबर फ्रॉम वन पोल, और उसी क्रोमोसोम का सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे पोल से अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ काइनेटोकोर। अटैचमेंट समझ में आया, वही लाइन लिखी हुई है इन्होंने यहाँ पे, द प्लेन ऑफ अलाइनमेंट, ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक प्लेट पे है, दैट प्लेस इज नोन एज मेटाफेज प्लेट। इसको शॉर्ट में लिख दिया इन्होंने, स्पाइंडल फाइबर अटैच टू, सबसे पहले इस स्टेज में क्या हुआ, काइनेटोकोर से अटैच हुए और सबके सब इक्वेटर पे आ गए। क्लियर? फिर आता है फेज। इसके अंदर क्या होगा, देखो ये हमारे पास सबके सब मेटाफेज पे आ गए। एनाफेज के अंदर सिंपल सी चीज होगी, सबसे पहले जो हमारे सेंट्रोमियर है, बिकॉज एक सेंट्रोमियर से ऐसे अब ये स्प्लिट हो जाएगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएगा। अब सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो जो हमारी क्रोमेटिड्स है, सिस्टर क्रोमेटिड, एक एक पोल पे मूव करेगी, दूसरी दूसरी पोल पे मूव करेगी या नहीं? यस मैम। में पहली इवेंट कौन सी हुई, सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ एंड क्रोमेटिड सेपरेट आउट हो गए, और क्रोमेटिड सेपरेट होने के बाद क्रोमेटिड्स मूव टू द opposite pole, chromatid separate and chromatid move to the opposite. डन। टीलोफेज के अंदर क्या होगा, जितनी चीजें हम लोगों ने प्रोफेज में कराई थी जस्ट उसका अपोजिट है इसके अंदर, बिल्कुल अपोजिट है। क्या कराएंगे इसके अंदर, वहां पे हम लोगों ने कंडेंसेशन कराया था, यहाँ पे डीकंडेंसेशन कराएंगे। वहां पे प्रॉपर क्रोमोसोम दिखने शुरू हो गए थे, इंडिविजुअलिटी आ गई थी उनके अंदर, यहाँ पे अपनी इंडिविजुअलिटी लॉस कर देंगे। अब हमको इंडिविजुअल क्रोमोसोम नहीं दिखाई देंगे इसके अंदर, हमको क्या दिखाई देगा, क्रोमेटिन मटेरियल दिखाई देगा। तो क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट अपोजिट पोल पे क्लस्टर हो जाएंगे और डीकंडेंसेशन करना शुरू करेंगे। जो न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हुआ था, वो न्यूक्लियर एनवेलप क्रोमेटिन मटेरियल के चारों तरफ आ जाएगा। जितनी भी सेल ऑर्गेनेलिज डिसअपियर हुई थी वो सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलिज वापस से आ जाएंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगी, दिस इज द टीलोफेज स्टेज। फिर इसके बाद हम लोग इसके साइटोकाइनेसिस करा देंगे, नहीं साइटोप्लाज्म डिवाइड करा के हमारे आ जाएगा वापस से डॉटर सेल्स बनके। आया समझ में क्या माइटोसिस के अंदर हो रहा है? यस मैम। ये वाला प्रोसेस हमको समझ में आ गया। साइटोकाइनेसिस में सिर्फ देखो, अभी पूरा का पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ मैं आप लोगों को, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर अलग अलग होता है। टर्म याद रखना, एनिमल सेल के अंदर कौन से मेथड से होता है, सेल फरो मेथड के थ्रू होता है, और प्लांट के अंदर सेल प्लेट मेथड के थ्रू होता है। क्यों? बिकॉज प्लांट्स के बाहर एक हार्ड सेल वॉल प्रेजेंट है जो इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, उसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, उसको ब्रेक नहीं कर सकते हम। एनिमल्स के बाहर तो कोई सेल वॉल नहीं होता, तो इसलिए उसको तो हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हम लोग प्लांट की सेल को नहीं कर सकते। इन एक्सटेंशिबल सेल वॉल होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, जब ये दो डॉटर सेल्स बन गई ना, देखो यहाँ पे एक बार, जैसे दो डॉटर सेल बने, लेट्स सपोज ये मेरे पास प्लांट सेल है, तो इसके बीच में ही यहाँ पे हम एक सेल प्लेट बनवा देंगे, ऐसे बनती चली जाती है, डिवाइड नहीं होगी, बीच में एक सेल प्लेट बन गई, दो सेल बन गई हमारे पास। मैम पेरिफ्लर से सेंटर में आते ना। हाँ, ये वाली पूरी की पूरी चीजें आपको बता रहे हैं। अब क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ये सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। दो माइटोकॉन्ड्रिया एक एक के पास से लगा है, दूसरे दूसरे के पास, दो क्लोरोप्लास्ट एक एक के पास से लगा है, दूसरे दूसरे के पास से लगा है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये बोल रहे क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस, अब हमने यहाँ पे देखा कि हमने अभी कैरियोकाइनेसिस कराया, उसके बाद डायरेक्टली साइटोकाइनेसिस, लेकिन किसी स्टेजेस में कैरियो के बाद डायरेक्टली साइटो नहीं होता। अब कैरियोकाइनेसिस कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी न्यूक्लियस बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, एक न्यूक्लियस से दो, दो से चार, चार से आठ, जैसे मेगास्पोरोजेनेसिस प्रोसेस में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग ग्लैंड में पड़ा है ना। तो यहाँ पे अगर कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, कैरियो के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, तो वहां पे एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बन जाएगी। दिस मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन इज नोन एज सिंसाइटियम या फिर कोइनोसाइटिक। और ये कंडीशन किसके अंदर देखी जाती है, आपकी कोकोनट में। कोकोनट का जो लिक्विड वाला पार्ट होता है ना, वो जो हम नारियल पानी पीते हैं, उसका जो पानी वाला पार्ट होता है वो होता है आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म।
और जो उसका कर्नल वाला पार्ट होता है, मलाई वाला पार्ट, वो सब होता है हमारा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म तो समझते हो ना, न्यूट्रिटिव टिश्यू। यस मैम। यस। तो ये लास्ट वाली लाइन बहुत है। क्लियर यहाँ तक सब कुछ? यस मैम। मैम एक बार फिर से रिपीट कर दो लास्ट वाली लाइन। लास्ट वाली लाइन में ये बताया कि हम लोगों ने अभी देखा कि पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर साइटोकाइनेसिस। लेट्स सपोज कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होता है जिसके अंदर एकदम से साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, तो कैरियोकाइनेसिस ही चलता जा रहा है। तो एक ही सेल है, साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है, तो एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे, नहीं बन जाएंगे? हाँ मैम। इसी स्टेज को हम जब कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, दिस इज नॉन एज मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, जो कि कोकोनट के अंदर देखी जाती है। बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सिनसाइटियम या फिर कोइनोसाइटिक कंडीशन भी बोल देते हैं इसको। जैसे फंजाई के अंदर कोइनोसाइटिक, डाइकैरियन फेज, ये सब। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ये वाला पॉइंट आप लोग खुद से पढ़ लेना, बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा क्या क्या हमारे माइटोसिस के सिग्निफिकेंस है। माइटोसिस के अंदर हमें जो डॉटर सेल्स बने हो एग्जैक्टली सेम बनती है, कोई वेरिएशंस नहीं आता है, और इससे हम लोगों को साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है, न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है वो रिस्टोर हो जाता है। सिंपली ये सारी चीजें पढ़ लेना। फिर आ जाते हैं हम लोग हमारे मियोसिस पे। अब हम लोगों ने माइटोसिस कराया, सिंपल सी चीज देखो, माइटोसिस हमेशा को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। वहां पे इक्वेशनल डिवीजन हो रहा है। इक्वेशनल डिवीजन सिंपली एक बार इसको ऐसे देख लो। मैम मियोसिस सेकंड को बोलते हैं इक्वेशन। क्या बेटा? मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन। मैम वो भी माइटोसिस की तरह होता है, मियोसिस सेकंड जो है। माइटोसिस और मियोसिस। और मियोसिस का रिडक्शनल डिवीजन होता है ना, इक्वेशनल डिवीजन माइटोसिस होता है। इक्वेशनल डिवीजन। अब हम बता रहे हैं कि भाई एम फेज में दो फेजेस आती है, जैसे हमने वहां पे एम को माइटोसिस लिखा था, एम इज नॉन एज माइटोसिस फेज, लेकिन जो हमारा डिवीजन है वो मियोसिस भी हो सकता है। अब मियोसिस और माइटोसिस में डिफरेंस क्या है कि एक इक्वेशनल डिवीजन है और एक रिडक्शनल। इक्वेशनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। इक्वेशनल का मतलब क्या है कि हमने अभी एक सेल से दो सेल बनवाई, ठीक है? सेल बनी कैसे? एक से दो सेल बनी, इंपॉर्टेंट। इसके अंदर भी यही होगा, एक सेल से अभी दो बनेंगे, आगे मियोसिस 2 होगा, वो भी बताऊंगी, इसमें टोटल 4 बन जाएंगे। अभी सिंपली डिवीजन ऑलमोस्ट सेम है। इसके अंदर भी पहले प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज चलेगा। इसके अंदर भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज चलेगा। लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि अगर भाई इसके अंदर है 2n इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे जो बनने वाली डॉटर सेल्स है उसके अंदर भी 2n इज इक्वल्स टू 6 ही आएगा। लेकिन मियोसिस के अंदर अगर 2n इज इक्वल्स टू 6, तो यहाँ पे आपका ये हो जाए, यस नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। अगर इसके पास टोटल क्रोमोसोम 6 है तो इसके पास क्रोमोसोम 3 हो जाएंगे, इसके पास क्रोमोसोम 3 हो जाएंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। इक्वेशनल में इक्वल रहेंगे, प्लॉइडी सेम रहेगी, बट मियोसिस में प्लॉइडी हाफ हो जाएगी। तो इसका मतलब मियोसिस हमेशा हम कौन सी सेल्स बनवाने के लिए करेंगे? जर्म सेल्स ना। प्लॉइड बनवाना है या फिर मेरे को गैमीट्स लिख लो, गैमीट्स बनवाना है, तो वहां पे मेरे को मियोसिस करना पड़ेगा। हाँ मैम। अब ये प्रोसेस होता कैसे है? अब हम लोगों ने देखा कि मेरे पास एक क्रोमोसोम है, लेट्स सपोज, हम लोगों ने अभी माइटोसिस में क्या कराया, ये सेंट्रोमियर को स्प्लिट करा दिया, ये वाला एक के अंदर, ये वाला एक के अंदर, ये एक के अंदर, ये एक के अंदर, ये एक के अंदर, ये एक के अंदर, ऐसे स्प्लिट करा दिया। कराया या नहीं कराया ऐसे स्प्लिट? हाँ तो मैम। एक सेल के अंदर ये आ गया, सेल के अंदर ये आ गया, तो मतलब भाई यहाँ पे भी देखो 3 क्रोमोसोम है पेरेंट के अंदर भी, और जो तो डॉटर सेल्स बनी उनके अंदर भी 3 क्रोमोसोम आ रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कराया, सेंट्रोमियर को स्प्लिट करा दिया। लेकिन
मियोसिस में क्या होता है, लेट्स सपोज मेरे पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 है। एनाफेज में देखो, वहां पे एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट हुआ, यहाँ पे एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होगा। यहाँ पे सिंपली क्या हो जाएगा भाई, 2 क्रोमोसोम एक सेल के पास चले जाएंगे, 2 क्रोमोसोम एक सेल के पास चले जाएंगे, सिर्फ ऐसे होगा। तो इसका मतलब माइटोसिस मियोसिस की जो एनाफेज है, सबसे ज्यादा डिफरेंस उस फेज में देखने के लिए मिलेगा मेरे को, या नहीं? हाँ मैम। उसके अलावा और कोई चीज, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि हमारे पास देखो जो माइटोसिस की एनाफेज है उसको सिर्फ एनाफेज बोलेंगे। अब मियोसिस की एनाफेज को अलग कैसे लिखेंगे? मियोसिस में भी हमारे पास 2 फेजेस आती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। मतलब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मियोसिस हो रहा है और सिर्फ मियोसिस 1 हो जाए, मियोसिस 2 ना हो। मियोसिस 1 बिल्कुल रिडक्शनल डिवीजन के जैसे बिहेव करता है और मियोसिस 2 बिल्कुल तो इसकी जितनी भी फेजेस हैं इसको बोलेंगे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और मियोसिस की सारी फेजेस को प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2। और माइटोसिस की सिंपली प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज ऐसे बोलेंगे। मैम ये ऐसे बिहेव क्यों करती है सेकंड मियोसिस सेकंड इक्वेशनल? ये देखो ना, अब सपोज करो ये बिहेव ना करे, मेरे पास ये सेल है, डिप्लॉइड सेल है, याद है वो आपका गैमेटोजेनेसिस वाला प्रोसेस, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, हाँ मैम। है ना? तो oogenesis में मेरे पास ये oogoниयाज है। सबसे पहले सपोज मैंने इनके अंदर माइटोसिस करा दिया, माइटोसिस करा के इनका नंबर बढ़ गया 2n और 2n, ठीक है। फिर इनके अंदर हम लोगों ने क्या कराया, इनके अंदर आप लोगों ने करा दिया मियोसिस, और सबसे पहले होता है मियोसिस 1। मियोसिस 1 हुआ तो मेरे पास 2 nn सेल्स मिल गई या नहीं? यस मैम। मिल गई एन सेल। अब कभी भी मियोसिस 1 अकेला नहीं होता, मियोसिस 2 भी होता है साथ साथ। फिर मैंने इनके अंदर वापस से मियोसिस 2 करा दिया। अब लेट्स सपोज मियोसिस 2 भी रिडक्शन की तरह बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पे प्लॉइडी n/2 हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? हाँ मैम। प्लॉइडी डिस्टर्ब हो जा रही है, नहीं हो रही है? और हमको क्या चाहिए भाई, प्लॉइडी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, प्लॉइडी सेम या तो हैप्लॉइड या डिप्लॉइड हो। इसलिए मियोसिस 2 किसकी तरह बिहेव करता है? इक्वेशन। इक्वेशनल। इसका मतलब जो मियोसिस 2 का एनाफेज 2 है उसके अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा या नहीं होगा? होगा ना मैम। तो सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तभी क्रोमोसोम का जो नंबर है वो डॉटर सेल्स में इक्वल रहेगा। सेंटर में स्प्लिट होगा, इक्वल इक्वल क्रोमोसोम दोनों सेल्स में चले जाएंगे। सेंटर में स्प्लिट नहीं होगा, 4 क्रोमोसोम है, 2 एक के पास चले जाएंगे, 2 एक के पास चले जाएंगे, नंबर हाफ हो जाएगा। तो एनाफेज 2 में भी सेंटर में स्प्लिट होगा, बट एनाफेज 1 में सेंटर में स्प्लिट नहीं। क्लियर? यस मैम। अब इसमें सबसे ज्यादा देखो, बाकी सारी फेजेस सेम है जो अभी हमने मेटाफेज में पढ़ा। एनाफेज, एनाफेज में छोटा सा डिफरेंस है, वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एनाफेज में क्या डिफरेंस रहता है। अब जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, सबसे ज्यादा डिफिकल्टी या ऐसे बोल लो कि सबसे ज्यादा चांसेस जो क्वेश्चंस आने के रहते हैं वो यहीं से रहता है हमारा। कौन सी फेज में? प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 की जो प्रोफेज 1 है वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है एंड इसके अंदर 5 सब फेजेस आती है। सिर्फ ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ लेना इस चैप्टर में, और सिग्निफिकेंस वाला पार्ट भी, उससे भी क्वेश्चन आ जाता है। इसको याद रखने की ट्रिक, लीजा जरा पानी दे। तो लीजा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, प्रोटीन एंड ठीक है। सिंपली याद रखना। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करवाते हैं, इंटरफेस से, इसके अंदर भी इंटरफेस हुआ होगा, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। G2 फेज से निकल के सेल डायरेक्टली कौन सी फेज में आएगा? सबसे पहले लेप्टोटीन में आएगा। अब जैसे प्रोफेज में आते ही होता है कॉम्पैक्शन होता है क्रोमोसोम का, क्रोमेटिन मटेरियल, तो लेप्टोटीन में भी वही होगा। लेप्टोटीन में सबसे पहले क्या होगा? कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम। सिंपल सी चीज है, डायरेक्टली आपसे पूछ ले कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कौन सी फेज में होता है? लेप्टोटीन में होता है। जाइगोटीन, जाइगोट कैसे बनता है? 2 गैमेट्स के दो आके मिलके फ्यूजन से।
और ये जो हमारी जाइगोटीन स्टेज है ना, इस जाइगोटीन स्टेज के अंदर ही क्या हो रहा है, इस जाइगोटीन स्टेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स है हमारे पेयरिंग कर रहा है। जैसे जाइगोट बनने के लिए होता है ना, दो क्रोमोसोम्स पेयरिंग करता है, ऐसे इसके अंदर हाँ द मैम। प्रोसेस ऑफ पेयरिंग इज नोन एज साइनेप्सिस। तो याद रहेगा इसके अंदर साइनेप्सिस चल रहा है। यस हाँ मैम। मैम। ये होमोलोगस क्रोमोसोम ही जुड़ता है ना। वो क्रोमोसोम्स के बीच में साइनेप्सिस चल रहा है, वो क्रोमोसोम्स होमोलोगस होने चाहिए। दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में साइनेप्सिस चलेगा। देखो, दो गैमीट्स के बीच में साइनेप्सिस चलता है, ऐसे ही दो क्रोमोसोम्स के बीच में साइनेप्सिस। किस टाइप के क्रोमोसोम्स के बीच में साइनेप्सिस चल रहा है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में साइनेप्सिस चल रहा है। अब जब हम लोगों ने साइनेप्सिस को उसके अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर जाके देखा कि भाई देखो, जब हम लोगों ने वो पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो वहां पे भी देखा था जब गैमीट्स फ्यूज करता है तो गैमीट्स के बीच में भी क्या होता है, एक अपोजिट अट्रैक्शन होता है। एक के पास वो प्रोटीन होता है फर्टिलाइजिंग, एक एंटी फर्टिलाइजिंग ना, अपोजिट अप्रोच हाँ करते हैं मैम। फर्टिलाइजिंग। और जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पे भी तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होना चाहिए ना, यस इसकी मैम। वजह से आपस में। तो जब हम लोगों ने इसको माइक्रोस्कोप में देखा तो हमने देखा इन दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में एक ग्लू आ गया था, जो उनको ज्वाइन करके रखवा रहा था। उस ग्लू को हम बोलते हैं आपका क्या? साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स। ये साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स आके बना। अब दो क्रोमोसोम्स पेयरिंग कर रहे हैं, इनके बीच में पेयरिंग चल रहा है। कितनी क्रोमेटिड्स के बीच में पेयरिंग चल रहा है? 4। तो इसलिए हम इसको चार। बोलेंगे हाँ टेट्राड। क्या बन गया? ट्राड। टेट्राड। और दो क्रोमोसोम्स के बीच में चल रहा है। देखो, चार क्रोमोसोम्स चल रहा है दो क्रोमोसोम्स के बीच में, तो दिस इज नोन एज बाइवेलेंट। बाइवेलेंट टेट्राड। ये सब इसमें बनने स्टार्ट हो जाता है जाइगोटीन में, लेकिन विजिबल कब होता है? नेक्स्ट स्टेज में जाके। जाइगोटीन याद करो, क्या क्या होगा जाइगोटीन के अंदर? जाइगोट जैसे बनता है साइनेप्सिस से, इसके अंदर भी साइनेप्सिस हो रहा है। जब वहां पे सिनगैमी बोलता है ना फ्यूजन को, फर्टिलाइजेशन सिनगैमी, हाँ ऐसे मैम। दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में बनेगा होमोलोगस अब कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होना चाहिए, अट्रैक्शन है साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। और फिर जब चार क्रोमेटिड के बीच में टेट्राड, दो क्रोमोसोम बाइवेलेंट। क्लियरली विजिबल। यस मैम। फिर लीजा जरा पानी P4 पेकाइटिन स्टेज। पेकाइटिन स्टेज में ये बोला जाता है कि भाई जो सबसे पहले आएंगे तो द फर्स्ट टू स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ कंपेयर टू द नेक्स्ट स्टेज। मतलब इसका मतलब ये है कि इन सारी की सारी फेजेस में अगर हम देखें तो जो सबसे ज्यादा टाइम पीरियड की फेज है वो कौन सी है? पेकाइटिन स्टेज। ठीक है, इस स्टेज के अंदर क्या होगा, जो हमारी चार क्रोमेटिड्स मतलब टेट्राड जो बना है, वो टेट्राड क्लियरली विजिबल हो जाएगा इस स्टेज में सबसे पहले। तो अब विजिबल हो गया। ये साइनेप्सिस हम लोगों ने क्यों कराया? जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज कराने के लिए ना, एक क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल दूसरे के पास चला जाए। हाँ मैम। तो जो एग्जैक्टली प्रोसेस होना है, क्योंकि हम लोगों ने इसमें जाइगोटी स्टेज में सिर्फ और सिर्फ क्या बनवाया? स्ट्रक्चर बनवाई। अभी इंटरचेंज होना स्टार्ट नहीं हुआ ना जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इस स्टेज में जेनेटिक मटेरियल इंटरचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्रॉसिंग ओवर होगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होगा? क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये होता है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम। ये होमोलोगस को नॉन होमोलोगस या कुछ और भी लिख देता है, तो याद रखना होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ही हमेशा क्रॉसिंग ओवर होगा। हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिन भी लिख सकते हैं, या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स भी बोल सकते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड समझते हो क्यों बोलते हैं? भाई एक मेरे पास ये क्रोमोसोम है, एक दूसरा क्रोमोसोम है, ऐसे समझ लो। ये देखो मेरे हैंड से ये एक क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड, ये एक क्रोमेटिड, ये एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम। दोनों क्रोमोसोम तो होमोलोगस है। अब मैं इन दोनों फिंगर्स की बात करूं, एक ही हाथ की फिंगर्स है दोनों, तो ये दोनों आपस में सिस्टर फिंगर्स हुई या नहीं हुई? हाँ मैम। दोनों सिस्टर फिंगर्स हुई। और ये वाली अगर ये वाली फिंगर और ये वाली फिंगर, ये दोनों एक दूसरे की नॉन सिस्टर हो गई। हाँ मैम। दोनों है कि दो होमोलोगस क्रोमोसोम में, लेकिन दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्रॉसिंग ओवर स्पेस के अंदर देखा जाता है। और हमें क्रॉसिंग ओवर, जैसे इसमें जेनेटिक्स में पढ़ा था, क्रॉसिंग ओवर से ही नया रिकॉम्बिनेशन बनता है। हाँ मैम, वेरिएशन आते हैं। रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन कराने के लिए एंजाइम होगा, नोड्यूल बनेगा, उस नोड्यूल को बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। कॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा
और क्रॉसिंग ओवर होगा एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस है, कौन सा एंजाइम होगा, रिकॉम्बिनेज, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा यहाँ पे। और पेकाइटिन एंड कब होगा, जब आपका लीविंग द क्रोमोसोम लिंक एट द साइट ऑफ द क्रॉसिंग ओवर की साइट पे ही लिंक रह जाएगा। तो सिंपली याद रखना, पेकाइटिन के अंदर एंजाइम यूज हुआ रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल अगर आपसे पूछेंगे कौन सी फेज है भाई जिसमें क्रॉसिंग ओवर चल रहा है उसी के अंदर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल भी बनेगा। किसके बीच में हो रहा है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम या फिर दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में हो रहा है। हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गया। अब एक नया कॉम्बिनेशन बन गया, अब मेरे पास बन गया ऐसे उसको बोलते हैं ना डिप्लोटीन, डिप्लोटीन से एक टर्म आता है जैसे डिप्लॉइड समझ लो या फिर डुप्लीकेट। अब दो इंटरचेंज हो गया तो दो नए नए कॉम्बिनेशन बन गए, तो एक दूसरे के डुप्लीकेट टाइप से दिखने लगा, बिकॉज डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, जैसे कोई ओरिजिनल कंपनी है, कोई ब्रांडेड है, तो ब्रांड के क्या करते हैं, डुप्लीकेट्स है ना, डुप्लीकेट्स बनवा हाँ, दिए। तो ऐसे यहाँ पे डुप्लीकेट्स बनवा दिए गए। अब क्या होगा भाई, हमने क्रॉसिंग ओवर सारा का सारा करा दिया। देखो क्रॉसिंग ओवर इज जस्ट लाइक कि ये मेरे दो सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में चल रहा था, ये प्रोसेस चल रहा था हमारे पास यहाँ पे। अब क्या हुआ है, इनके बीच में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना एंड जेनेटिक मटेरियल इंटरचेंज हो रहा था। अब ये जेनेटिक मटेरियल इंटरचेंज हो, देखो पहली लाइन, डिसोल्यूशन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक कॉम्प्लेक्स, ये एक्स शेप स्ट्रक्चर बन रहा है काइस्मेटा। ये एक्स शेप स्ट्रक्चर किसमें विजिबल होगा, काइस्मेटा। कब होगा वो देखना। अभी क्रोमोसोम ऐसे है, बिल्कुल ऐसे जेनेटिक मटेरियल इंटरचेंज हो रहा है। हमने क्या कराया, और जहाँ पे मेरे फिंगर्स वाला पॉइंट है ना ऊपर, नेल्स वाला पार्ट, ये समझना, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना था, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना था। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिप्लोटीन में डिसोल्यूशन हो रहा है। साइनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स को कैसे याद रखिए, फेविकॉल की तरह है ना। अब क्रोमोसोम्स के बीच में से फेविकॉल हट रहा है, देखो फेविकॉल हट रहा है, सब अटैच कहाँ से रहेगा, जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बना था वहां से अटैच रहेगा ना। देखो डिसोल्यूशन ऑफ द साइनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स, साइनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होने लग रहा है आगे, एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहां पे क्रॉस ओवर हुआ था। अब ऐसे था स्ट्रक्चर, फिर धीरे 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 सर किस शेप, क्या शेप बन रही है ऊपर, जहां पे क्रॉस एक्स शेप बन जाएगी, तो दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर इज नोन एज काइस्मेटा। राइट बच्चे कंफ्यूज कहाँ पे होता है, बच्चे कंफ्यूज होता है वो साइनेप्सिस में, बोलते हैं कि मैम साइनेप्सिस चल रहा है, वहां पे दो क्रोमोसोम्स आपस में इंटरलिंक हो रहा है, तो एक शेप स्ट्रक्चर तो वहीं पे बननी चाहिए ना। बट एक शेप स्ट्रक्चर कब बनेगी, जब साइनेटोनिमल कॉम्प्लेक्स हटा देंगे, सिर्फ और सिर्फ क्रॉसिंग ओवर वाले पॉइंट पे अटैच रह जाएगा। है समझ में, हाँ, दिस शेप इज काइस्मेटा। फिर आगे लाइन देखो, इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, कुछ वर्टिब्रेट्स के जो oocytes होता है उसके अंदर जो डिप्लोटीन होती है वो मंथ्स और ईयर्स तक भी हो सकती है। देन डायकाइनेसिस, डायकाइनेसिस का मतलब भाई जो हमारा काइस्मेटा बना ये एक शेप स्ट्रक्चर, ये बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे आ जाती है, बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे आ जाएगी। एंड जो सारा काम अब प्रोफेज में होता था, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर होना, सारे सेल ऑर्गेनेल्स डिसअपियर होना, वो सब होना डायकाइनेसिस में स्टार्ट हो जाएगा। फिर मेटाफेज के अंदर वही सारी चीजें, सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, काइनेटोकोर से स्पाइंडल फाइबर से अटैच हो जाएगा, ये सारी चीजें होंगी। एनाफेज में क्या होगा, यहाँ पे इसके एनाफेज में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। सेंटर में स्प्लिट नहीं होगा ना, सिर्फ होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, व्हाइल हाँ, सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड टू देयर सेंट्रोमियर, सिस्टर क्रोमेटिड्स अपने सेंट्रोमियर से अटैच रहेंगी। जैसे वहां पे टेलोफेज में होता था, यहाँ पे भी टेलोफेज में होगा। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड डायड ऑफ सेल, डायड ऑफ सेल बन जाएगा। ऑल्दो इन मेनी केसेस क्रोमोसोम डू नॉट अंडरगो some dispersion, they do not reach the extremely extended stage of the interphase nucleus, the stage between दो meiosis के बीच की, meiosis 1 meiosis 2 के बीच की जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। जैसे इंटरफेज होता है ना, उससे लिंक मत करना इसको, इंटरफेज रेस्टिंग फेज था, उसमें तो डीएनए रेप्लिकेट होता था, सेल ग्रोथ होती, सब कुछ होता था, लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेस्टिंग फेज है, कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता इंटरकाइनेसिस में। सेल ने meiosis 1 कंप्लीट किया, डायड ऑफ सेल बना, फिर उन्हीं दो सेल्स के अंदर meiosis 2 होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर फाइनली हम लोगों को उन दो डायड ऑफ सेल से क्या बन जाएगी, 4 सेल्स मिल जाएंगे, बिल्कुल जैसे माइटोसिस था, डिट्टो सेम प्रोसेस, meiosis 2 हो जाएगा। जैसे ही साइटोकाइनेसिस हुआ उसके बाद से ही meiosis 2 स्टार्ट हो जाएगा, एंड वही आपका प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो रहा है, देखो यहाँ पे
काइनेटोकोर से अटैच था, अपोजिट पोल्स पे मूव करेगा। एंड देन टेलोफेज में अगेन वही न्यूक्लियर एनवेलप वापस से आ जाएगा और सारे सेल ऑर्गेनेलीज वगैरह आ जाएंगे। और कितनी सेल्स मिलेंगी मेरे को? 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन। फिर सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का जैसे माइटोसिस क्या आता है, एक इक्वेशनल डिवीजन है, तो माइटोसिस के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएशन आता है। वेरिएशन आता है तो इट मीन्स हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इवोल्यूशन का ही, जो हमारे पास क्रोमोसोम का नंबर है वो यहाँ पे रिड्यूस टू हाफ हो जाता है, और जो जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी ट्रांसफर होते हैं। ये हमारे पास सिग्निफिकेंस। मतलब आया समझ में पूरा चैप्टर? हाँ मैम। किसी को भी Yes, कोई yes. छोटा सा भी डाउट? मैम ये जो पहले पैराडॉक्स स्टडी का भी चैप्टर क्या है? एक एक करके बोलो भाई। मैम ये पर से पैराडॉक्सिकली क्या है मैम सिग्निफिकेंस में? Even though the process per second paradoxically result in the reduction of chromosome number, मतलब ये पर सेकंड खुद से चलने वाला प्रोसेस है कि हर सेकंड में आपका जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो रिड्यूस टू हाफ चलते चले जाता है। कि अगर एक सेल है उसके अंदर आप क्या कराओगे, मियोसिस कराओगे, तो पहले उसके अंदर 16 थे, 16 से 8 हो जाएंगे, फिर से मियोसिस कराओगे 8 से 4 हो जाएंगे, तो रिड्यूस टू हाफ चलता चला जाएगा, कभी भी स्टेबल नहीं होगा उसके अंदर। और हमारी बॉडी में तो जितनी भी सेल्स होती है सारी सोमेटिक सेल्स है, सोमेटिक सेल्स के अंदर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ गैमीट सेल्स। और गैमीट सेल्स भी तो डिप्लॉइड सेल्स से बनती है। स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis में पढ़ा, स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड सेल है, oogonia डिप्लॉइड सेल है, उसके अंदर मियोसिस करा के गैमीट बनता है। यस मैम। मैम मैं ये बोल रही थी कि मतलब जो मैंने पहले सेल चैप्टर किया था ना उसमें कुछ क्वेश्चंस में डाउट आ रहा था, वो मैं भी आपको भेज दूंगी, बता देना उसमें। सारे क्वेश्चन। और एक और इम्पोर्टेंट चीज ना, देखो मैंने आपको कहा कल सेल साइकिल सेल द यूनिट ऑफ वाला चैप्टर करा दिया, आज ये वाला चैप्टर करा दिया, तो ट्राई करना कि बच्चों ये दोनों के दोनों चैप्टर के सारे पीवाईक्यूज आज ही फिनिश कर लो आप दोनों ओके चैप्टर। मैम। और कल मैं आप लोगों को कराऊंगी चैप्टर, कल है हमारे पास, कल हमारी क्लास है ना, थर्सडे फ्राइडे में नहीं होगी। कल हम लोग बायोमोलिक्यूल्स करेंगे, वन शॉट में नहीं करेंगे बायोमोलिक्यूल, वन शॉट में नहीं करेंगे, कल थर्सडे में करेंगे और सैटरडे में करेंगे। 2 दिन में हम बायोमोलिक्यूल 2 दिन में फिनिश कर देंगे इस चैप्टर को, तो फिर हमारा पूरा सेल बायोलॉजी डन। और जेनेटिक्स हम लोगों ने कर लिया 70 मार्क्स का वहां पे फिनिश। और पूरी सेल बायोलॉजी कितने मार्क्स की आती है? अराउंड 25 मार्क्स की आती है ना, 24 हाँ मैम। अराउंड की। तो मतलब हमारा 70 80 90 टू 100 मार्क्स का हमारा डन हो चुका है, बिकॉज माइक्रोब्स वाला चैप्टर भी करा दिया है। तो अब आउट ऑफ 360 100 मार्क्स तो मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना आप सब लोगों से। यस मैम। अब ये 100 के 100 मार्क्स सिर्फ तब जब आप लोग प्रॉपर रिवीजन करोगे। ये नहीं कि मैंने जो जेनेटिक्स वाले 2 चैप्टर पढ़ा दिए वो भूलते रहो। इवोल्यूशन वाली क्लासेस में जितने अभी 40 बच्चे हैं ना, वो तो एटलीस्ट सबके सब लगाना, बिकॉज आप ही लोग रेगुलर रहने वाले हो, बाकी बच्चों तो आएंगे सिर्फ टेस्ट सीरीज के थ्रू ही कलेक्टेड रहेंगे। तो इवोल्यूशन का कोई भी चैप्टर मिस क्लास मिस मत करना। यहाँ पे जब हमारा प्लानर में इवोल्यूशन चैप्टर लिखा हुआ है, उस प्लानर के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को वन शॉट रिवीजन कराती रहूंगी। माइक्रोब्स वाला जब चैप्टर आएगा, सारे चैप्टर्स का वन शॉट रिवीजन करेंगे हम लोग। मैम जो फिर आपने टारगेट 4 वीक का भी डाला, फिर मैम उसके थ्रू हमें पढ़ना है या फिर वो जो एक नया प्लानर है वो? जो मैंने कल आप लोगों को ग्रुप में प्लानर शेयर किया ना, वो प्लानर है जो अभी सुबह वाली इन क्लासेस में फॉलो होगा, और जो खुशी मैम और खुशबू मैम फॉलो करेंगे वो प्लानर होगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के टेस्ट होंगे। बट टारगेट्स वाला जो है, मैं सोच रही हूँ कि टारगेट्स वाला ना आप अच्छा टारगेट्स वाला कंटिन्यू रखे या नहीं रखे, उसमें थोड़ा सा ना मुझे ये लग रहा है कि क्लास में आप लोगों को टीचर कोई और सा चैप्टर करा, मतलब मैं तो ऑब्वियसली टारगेट के अकॉर्डिंग थोड़ा चल भी सकती हूँ, बट बाकी टीचर्स तो प्लानर फॉलो करेंगे। या तो मैं प्लानर से ही लिंक करके आपका टारगेट दूं आपसे। हाँ मैम प्लानर के अकॉर्डिंग टेस्ट बना। कर दूं ना आपका। अब एक और चीज आएगा, अच्छा फिजिक्स कैसे समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिजिक्स तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना? यस मैम काफी अच्छा है। मैम ने कौन से यूनिट से मेजरमेंट कराया है ना? यस मैम। मेजरमेंट तो देखो हम लोगों ने टारगेट में कर लिया था, तो आप लोगों ने चैप्टर पढ़ाया है या फिर